Okay, see the definition. Homozygous, the form of a trait in which both alleles of a gene are similar. ठीक है, वो कहते हैं कि if we consider the inheritance of one gene at a time, and you know that each gene it is made up of two alternative forms. ठीक, so if both the alleles that are generally present in that gene, they are similar type of alleles. ठीक है, या तो दोनों ही alleles कैसी हैं, dominant alleles हैं, या फिर दोनों ही alleles कैसी हैं, recessive alleles हैं. So such a condition is known as a homozygous condition. For example, अगर हमने क्या किया है, if we take the character that is plant height, ठीक है, तो you know that plant height in case of pea plant are of two types. Either the pea plants they are taller in appearance, या फिर pea plant जो हैं वो कैसे होंगे, ड्वार्फ रहेंगे. ठीक है बेटे, तो उस केस में कैपिटल टी जो है वो यहाँ पे इसकी होमोजाइगस टॉल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड स्मॉल टी जो है वो यहाँ पे कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट देयर इज एन इंटरमीडिएट कंडीशन दैट द ऑफस्प्रिंग व्हिच वी ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन, ठीक है, दैट ऑफस्प्रिंग इट कंटेन्स अ हाइब्रिड टाइप ऑफ मेकर containing one allele that is you can say dominant one capital T, और एक allele जो है वो हमारे पास किससे आई है, ड्वार्फ में से आई है जो recessive allele है. तो इसलिए हाइब्रिड कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट है. तो if both the alleles they are not the identical one, they are the dissimilar type of alleles, this means such a condition is known as heterozygous. So what is a dominant character? A dominant character is you can say that form of trait or character which mostly seen in the F1 generation, और ज्यादातर हमें वो करेक्टर जो नजर आता है वो कौन सा करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर है. द फॉर्म ऑफ ए ट्रेट दैट अपीयर्स और सीन मोर ऑफन and is found in the F1 generation, it is known as the dominant character. Another is recessive character. Recessive character is the form of a trait which is not seen more often. ठीक है, ज्यादातर वो हमें फॉर्म नजर नहीं आती और ना ही हमें F1 जनरेशन में नजर आती है, बट इट रीअपियर्स इन द F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में वो फिर से रीअपियर होती है. बट व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दैट इट इज 3 times, ठीक है, लेस देन द डोमिनेंट करेक्टर. ठीक है, 3 गुना जो डोमिनेंट करेक्टर है उससे ज्यादा होता है और वो 3 times लेस होती है डोमिनेंट करेक्टर से. दैट फॉर्म ऑफ करेक्टर इज नोन एज रिसेसिव. Another is monohybrid cross. When we consider the inheritance of one gene at a time, then such a cross is known as a monohybrid cross. So we study the inheritance of one gene, one character at a time. ठीक है, dihybrid cross, such a cross in which we study the inheritance of 2 genes at a time. For example, अगर मैंने प्लांट जो है पी प्लांट के अंदर सीड का कलर भी लिया है और सीड की शेप भी ली है. ठीक है, तो सीड कलर जो है पी प्लांट के अंदर 2 टाइप्स का हो सकता है. इट मे बी येलो सीड कलर और इट मे बी ग्रीन सीड कलर. ठीक है, सीड शेप भी 2 टाइप्स की हो सकती है. इट मे बी राउंड सीड शेप और इट मे बी रिंकल्ड सीड शेप. तो अगर मैंने दोनों ही करेक्टर एक टाइम पे कंसीडर किए हैं, दिस मींस आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस. ठीक बेटे, पुनेट स्क्वायर के बारे में कल मैंने बताया था. द साइंटिस्ट Punnett has introduced this scale. So whatever observation was done by Mendel at that time, we generally make use of this Punnett square for showing the graphical representation of the probability of the possible genotypes that are generally present in a genetic cross. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसको भी अच्छे से जानते थे मेंडल. नॉट ही इज ओनली अ बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिक्स की भी उनको नॉलेज थी. तो इन्होंने जो भी अपनी बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनके कैलकुलेशन के लिए कि कितने जीनोटाइप पॉसिबल जीनोटाइप्स जो है किसी भी जेनेटिक क्रॉस में आए हैं, फॉर दैट पर्पस ही हैज यूज्ड दिस स्क्वायर व्हिच इज नोन एज पुनेट स्क्वायर. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज रिसर्च, व्हाई ही हैज नॉट सेलेक्टेड एनी ऑफ द अदर मटेरियल. सो हियर सम पॉइंट्स वी मस्ट हैव टू बी रिमेंबर इन आवर माइंड. Number 1, life cycle of a pea plant is very short. ठीक है, तो हमेशा ये माना जाता है कि if a scientist want to do research, then the thing that he must have to be consider in his mind is that he has to select such a type of material as a research material
whose lifespan is less than the lifespan of that person. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने रिसर्च शुरू की है और ऐसा मटेरियल उसने सिलेक्ट कर लिया कि उसकी डेथ जो है पर्सन की पहले हो जाती है और रिसर्च कंप्लीट भी नहीं होती, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशंस उसको लेनी है वो ऑब्जर्वेशंस बाद में आती हैं, उसके डेथ के बाद में आती है। तो इसीलिए मेंडल जो है उन्होंने गार्डन पी सिलेक्ट किया था, क्योंकि गार्डन पी जो है उसका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल 6 मंथ का था। तो मेंडल इज एबल टू स्टडी 2 generations ऑफ द पी प्लांट इन अ ईयर। एक ही साल के अंदर 2 generations जो है पी प्लांट की वो स्टडी कर सकता है। Another thing is many varieties were available with alternating contrasting forms. ठीक है, तो मेंडल has selected this Pisum sativum and here he has studied 7 contrasting traits of this pea plant. तो उसमें 7 contrasting traits जो मेंडल ने यहाँ पे स्टडी किए थे वो कौन कौन से थे? सीड शेप, ठीक है, सीड कलर इज देयर, देन फ्लावर कलर इज देयर, देन फ्लावर कलर के अलावा फ्लावर की पोजीशन को उसने कंसीडर किया, ठीक है, पॉड शेप कैसी है, देन पॉड का कलर कैसा है, और इसके अलावा जो 7th करेक्टर था दैट इज प्लांट हाइट। तो बोथ ऑफ दीज करेक्टर्स दे हैव अल्टरनेटिव कंट्रास्टिंग फॉर्म्स, वन इज द डोमिनेंट वन एंड अदर इज द रिसेसिव वन। उसमें से एक डोमिनेंट फॉर्म थी, एक रिसेसिव फॉर्म थी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सीड शेप, you know that round shape seed shape it is a dominant character and wrinkled seed shape it is a recessive character. Okay, उसी तरह से seed color की अगर हम बात करें तो yellow seed color is a dominant one and green seed color it is a recessive character. So in this way all the 7 contrasting forms they have dominant as well as recessive alternative forms. Okay, but another thing is self pollination and cross pollination both are possible. ठीक है, so they have selected such a material where self pollination can also be done as well as cross pollination can also be done. So what is the advantage of self pollination here? So I have already told you that whenever we select any plants as a parent plant, so that plant should have purity of characters. जो भी plant हम parent plant की तरह select करते हैं उसमें characters कैसे होने चाहिए? Pure character होने चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए करेक्टर्स की। तो किसी भी प्लांट के अंदर हम करेक्टर्स की प्योरिटी कैसे ऑब्टेन करते हैं? व्हेन अगेन एंड अगेन वी डू सेल्फ पॉलिनेशन। जब हम किसी स्पीशीज में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं देन यू कैन ऑब्टेन द प्योर लाइन वेराइटीज एंड सच अ वेराइटीज आर प्योर फॉर देयर करेक्टर। तो whatever characters Mendel has chosen in that pea plant, whether it is a, you can say, plant height. So you know that the dominant character here is the tall plant height and the recessive character here is the dwarf plant height. So if both of these act as the parent in P1 generation, then this means that if we are saying that the tall plant is the first parent and the dwarf plant is another parent, then both of these parents they are actually pure for tall and dwarf characters respectively. ठीक है, तो मेंडल ने किस बेसिस पे इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि these are the homozygous tall only and these are the homozygous dwarf only? तो उससे पहले उसने उन पेरेंट्स को जब वाइल्ड हैबिटेट्स में से सिलेक्ट किया तो अगेन एंड अगेन उसके अंदर क्या करवाई है? सेल्फ पॉलिनेशन करवाई है और उसके बाद जो है उनको पेरेंट्स के फॉर्म में यहाँ पे P1 जनरेशन में वो लेकर आया। तो वो 100% प्योर है टॉल करेक्टर के लिए और 100% ही प्योर है वो ड्वार्फ करेक्टर के लिए। ठीक बेटा, अनदर थिंग इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें क्या एडवांटेज है, क्यों उसने ऐसा मटेरियल सिलेक्ट किया कि इट आल्सो हैव यू कैन से आप कह सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन भी उसमें इजीली हो सकती है। तो क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसी से उसने हाइब्रिड जनरेशन ऑब्टेन करनी थी एंड दैट इज वन ऑफ द वेरिएंट काइंड ऑफ जनरेशन that contains the characters of both the parents. So certain variations they must be present in that F1 generation. So for this purpose they generally do the cross pollination. Okay student, so these are the 3 laws of inheritance which were introduced by Mendel at that time on the basis of certain crucial type of observation that were done by the scientists. And first one of that is principle of dominance. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस। अनदर इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक बेटे, तो वन बाय वन लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, वॉट एवर करेक्टर इज सीन इन द ऑफस्प्रिंग or whatever character is present in any of the generation, they are actually controlled by some of the discrete units, and these discrete units were called as factors by Mendel. मेंडल ने ये कहा कि जितने भी करेक्टर्स हैं उनको कौन लेके जाते हैं, जीन्स फैक्टर्स लेके जाते हैं। ठीक है, और ये फैक्टर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होती। उस टाइम पे उसने ये कहा था। देन व्हाट ही सेड, बेशक Mendel is not able to see where these genes are actually present, whether it is present in the nucleus or some other place, but on the basis of a general observation, ठीक है, without any evidences, Mendel said that these factors they occurs in pair। ठीक है, बेशक देखो उसने एक अनुमान ही लगाया था उस टाइम पे, तब भी वो अनुमान उसका करेक्ट था। मेंडल ने ये कहा कि फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, यानी हर एक जो फैक्टर है उसके अंदर क्या है, एक पेयर है, जिसमें से उन पेयर्स को बाद में क्या नेम दिया गया है, दे आर नोन एज एलील्स। So always one allele is a dominant one and another is a recessive one। तो देखो उस टाइम पे उसने कोई प्रूफ नहीं किया था, कोई एविडेंस नहीं शो किया, ऐसे ही बोल दिया, पर वो चीज करेक्ट थी। Another is in a dissimilar pair of factors, one member of the plant is dominant and other it is recessive। ठीक है, अगर वो कहता है कि फैक्टर्स जो है उसमें डिसिमिलर पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें से एक मेंबर जो है उस पेयर का वो हमेशा डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा एंड अनदर ऑलवेज resemble the recessive character। So I have already explained you that dominant character is that character which is seen more often। ठीक है, एक ऐसा करेक्टर जो हमें जनरली नजर आता है वो एक डोमिनेंट करेक्टर होता है, ज्यादा नजर आता है। और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि इट इज मोस्टली सीन इन द F1 जनरेशन। एंड व्हाट इज अ रिसेसिव करेक्टर? अ रिसेसिव करेक्टर इज दैट करेक्टर, ठीक है, which is not present in the F1 generation, it remains hidden and it is also seen very less often। ठीक है, बहुत ही कम नजर आता है। So on the basis of that, Mendel has given his law and the law states that in a heterozygote kind of offspring, one trait will conceal the presence of another for the same characteristic, rather than both alleles contributing to a phenotype, the dominant allele will express exclusively। ठीक है, उसने ये बोला कि if you select the pure if you select such kind of parents which are pure for their characters, and if you done the cross pollination among them, then the offspring that appear in the F1 generation, though it has both the alleles, ठीक है, from both the parents, so one allele is always a dominant one and another is always a recessive one, but what is the special thing, that in the presence of a dominant allele, the expression of the recessive allele is masked or hidden। ठीक है, डोमिनेंट एलील का ही एक्सप्रेशन दिखाई देता है और जो हमारे पास रिसेसिव एलील है वो हमेशा जो है अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाती है, वो हिडन रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील। ठीक है बेटे, तो F1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्टर अपीयर होता है, जो डोमिनेंट पेरेंट का करेक्टर है, जो डोमिनेंट एलील का करेक्टर है। तो देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है हमने, द डोमिनेंट एलील विल बी एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली। सिर्फ और सिर्फ जो एलील एक्सप्रेस करेगी अपने आप को वो डोमिनेंट एलील होगी, दो बोथ आर प्रेजेंट बट द रिसेसिव एलील इट रिमेन्स हिडन इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। Another is law of segregation। Law of segregation, what this law said? This law states that the allele pair it separate and segregate during gamete formation, and the paired condition is restored by the random fusion of gametes during fertilization। ठीक है बेटे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि किसी भी जीन के अंदर प्रेजेंट जो एलील पेयर्स हैं
ठीक है, वो एलील पेयर्स जो है वो क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं जब उन्होंने क्या बनाना होता है, गैमीट बनाना होता है, और जो पेयर्ड कंडीशन है वो फिर से रिस्टोर होती है, फिर से पेयरिंग के फॉर्म में वो आती है। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर एक जीन में से दो एलील सेपरेट हो गए हैं तो वापस से पेयरिंग कंडीशन में आने पे वही दो एलील वापस साथ आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक जीन के अंदर अगर दो एलील्स हैं, दूसरे वाले में भी दो एलील्स हैं, तो चारों ही एलील सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद रैंडमली किसी के साथ भी वो कंबाइन कर सकती हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस दौरान जब गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो फिर से पेयर कंडीशन अचीव होगी, पर रैंडमली डिफरेंट एलील्स जो हैं वो पेयर कंडीशन फॉर्म करेंगे। ठीक बेटे, तो किसी भी एक जीन के अंदर प्रेजेंट एलील्स उसी जीन तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं, वो दूसरे जीन के जो एलील्स हैं उनके साथ भी रैंडमली पेयर होकर न्यू कॉम्बिनेशंस जो हैं वो दे सकते हैं। तो सेग्रीगेशन वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग होता है सेपरेशन। ठीक, the law of independent assortment, the law of independent assortment, always remember it is associated with the dihybrid cross, because you know that dihybrid cross we generally take two contrasting two characters at a time। ठीक है, हम दो करेक्टर एक ही समय में हम स्टडी करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी कंसीडर the inheritance of two or more genes at a time, अगर एक ही टाइम में हम एक से ज्यादा जीन्स को कंसीडर करते हैं, their distribution in the gametes and in the progeny of the subsequent generation they are independent of each other। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक से ज्यादा जीन्स जो हैं वो हम एक टाइम पे स्टडी कर रहे हैं तो जब लेटर ऑन सब्सिक्वेंट जनरेशंस में हम उन जीन्स को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो जीन्स अगर एक साथ हैं तो वो डॉटर जनरेशंस में भी हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि सारे जीन्स के एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेग्रीगेट करने के बाद they combined randomly and they form new genetic combinations। So in this way two genes which are actually present on the homologous chromosome they are not supposed to walk together। ठीक है, हमेशा एक साथ जो है वो नहीं चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास दो जीन्स है, राउंड और येलो मेरे पास जो है करेक्टर है। राउंड यहाँ पे सीड की शेप है और येलो यहाँ पे सीड का कलर है, एंड दूसरी तरफ आई हैव रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड। देन व्हाट यू सी, राउंड येलो it is present on one side and the dominant character, and wrinkled green it is present on the other side and the recessive characters। So what I found in the F1 generation, I found that the offsprings they show round yellow character because it follows the law of dominance। ठीक है बेटे, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेंगे। पर उसके बाद जब मैं F2 जनरेशन देखूंगी, when I generally do the selfing, then what I see in the F2 generation, I find that I got one of the character which is actually round yellow and another one। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो मुझे क्या मिल सकता है, आपको पता है अगर जो है हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो all of you have draw the डाई हाइब्रिड crosses in class 10 and you also remember that Punnett square too। The dihybrid ratio in a dihybrid cross is 9:3:3:1। So here I got 9 of the individuals which generally have yellow round type of character, and one of the individual which has wrinkled green type of character। ठीक है बेटे, और इसके अलावा जो है बाकी मुझे दो ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो राउंड के साथ येलो पेरेंट्स में प्रेजेंट था और रिंकल के साथ ग्रीन प्रेजेंट था ना, तो आगे मुझे F2 के अंदर ऐसे जो है इंडिविजुअल्स भी मिलेंगे जिसमें राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है और रिंकल्ड के साथ येलो भी आ सकता है। तो these two new non-parental combinations I found। So this is actually the law of independent assortment। So those genes which are actually present on the homologous chromosomes during the process of crossing over, when the chromatids exchange the genetic material, the genes which are present on the homologous chromatids they also shifted from one chromatid to another।
I want to say that the genes which are present on one homologous chromosome on a specific chromatid, they shift from that chromatid to the chromatid which is actually the part of crossing over of the next chromosome. So in this way, if on the first homologous chromosome I have two characters, round and yellow genes, they are actually present on that homologous chromosome, and on the another homologous chromosome if I have wrinkled and green, then after crossing over this yellow remain on the first homologous chromosome and येलो अगर वहां रह गया तो फिर राउंड जो है वो दूसरे पे चला जाएगा, और अगर वहां पे जो है रिंकल्ड जो है रह गया तो ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। मेरे पास येलो के साथ जो है कौन सी आ जानी है यहाँ पे शेप, रिंकल्ड शेप आ जानी है, और राउंड के साथ मेरे पास ग्रीन आ जाना है। ठीक है, तो ये करेक्टर्स जो पेरेंट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं पर हमें न्यू नजर आते हैं आफ्टर जनरेशन में, दे आर नोन एज द नॉन पेरेंटल करेक्टर्स। ओके बेटे, सो हियर आई हैव शोन यू क्रॉस, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है आई थिंक, हाँ जी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है बेटे, तो दो उसने प्लांट हाइट यहाँ पे कंसीडर की है, तो प्लांट हाइट में प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। The terms that we used here is homozygous, a tall plant, and homozygous dwarf plant. So homozygous, a tall plant जो है, both of the alleles they are identical, that is capital T is present, and in dwarf we have small t. Then what you see in F1 generation, from capital T we have capital T, and from dwarf parent we have small t. तो makeup जो होगा F1 generation का capital T small t होगा। Now what you learned that the law of segregation state that both the alleles they separate, so capital T and small t they separate from each other। ठीक है बेटे, तो हमेशा याद रखिए कि F1 जो जनरेशन है उसमें बेशक हम एक ही बार लिखते हैं कैपिटल T स्मॉल t को, पर यहाँ पर हमारे पास उसकी 2 कॉपीज होती है। ठीक है, तो इट इज here given in the diagram capital T small t, I have written it only once, but how many copies are there? 2 copies are there, तो सीधा पुनेट स्क्वायर 2 कॉपीज है ना मेरे पास यहाँ पे। तो देखो यहाँ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मैंने इस साइड लिख दिया है, और यहाँ पे ऊपर भी मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया है। तो एक मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इन द पुनेट स्क्वायर ये वाला फर्स्ट एलील में लेके इसको दोनों के साथ की जो मैंने क्रॉसिंग करवानी है, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी आ जाएगा। देन कैपिटल टी when it crossed with small t, then we have capital T small t, then it is the number of small t। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी से हमारे पास आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज देयर। ठीक है, सो इफ बोथ द alleles they are similar capital T, so it is a homozygous tall kind of individual। and here I have देखो यहाँ पे मेरे पास दो आ गए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो ये दोनों ही दिखने में कैसे होंगे? टॉल होंगे, फिनोटिपिकली टॉल होंगे, पर जीनोटिपिकली इसके अंदर एलील्स आइडेंटिकल नहीं है, तो ये हेटेरोजाइगस टॉल है। और थर्ड कंडीशन देखिए स्मॉल टी, तो ये पेरेंट का ये जो है ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे। तो यहाँ पे होमोजाइगस टॉल मुझे 1 मिला है, होमोजाइगस ड्वार्फ भी मुझे 1 मिला है, और हेटेरोजाइगस टॉल मुझे कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन जो जीनोटिपिक रेशियो है यहाँ पे 1:2:1 है। ठीक है, 1 होमोजाइगस टॉल है, 2 हेटेरोजाइगस टॉल है, और 1 क्या है? होमोजाइगस ड्वार्फ। क्लियर बेटे? तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो सी द डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो हियर वी हैव टेकन 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, सो दैट इज द राउंड सीड शेप एंड सीड कलर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, बहुत बार आपने 10th क्लास में ड्रॉ किया हुआ है, नॉट अ बिग डील। तो देखो कैपिटल आर राउंड सीड शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल कैपिटल वाई जो है वो येलो सीड कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट्स होंगे वो होंगे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, स्मॉल आर रिंकल्ड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पर ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके बाद देखो F1 के अंदर कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल वाई में से भी हमारे पास जो है, ठीक है, पहले हमने यहाँ से उठाना है। देखो कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर आ जाएगा, फिर कैपिटल वाई में से वी हैव टू टेक 1 कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई में से हम एक स्मॉल वाई ले लेंगे। यानी F1 का जो मेकअप होगा
वो होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जब जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमने करना है। अगर मेरे पास इंडिविजुअल आ गया है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो मैं कैपिटल आर से शुरू हो जाऊंगी और पीछे वाली जो दोनों वाई है उसके साथ मैंने उनकी क्रॉसिंग करवानी है। तो देखो कैपिटल आर जो है उसको पहले मैं फर्स्ट वाई जो मेरी कैपिटल थी उसके साथ किया, तो मेरे पास यहाँ पे एलिलिक कॉम्बिनेशन आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। देन मेरे पास आ जाएगा कैपिटल आर को मैंने स्मॉल वाई से किया। ठीक बेटे, अब कैपिटल आर की टर्न कंप्लीट हो गई है, फिर स्मॉल आर की टर्न आ गई है, तो स्मॉल आर को कैपिटल वाई से और स्मॉल आर को स्मॉल वाई से। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि F1 में जो हमारे पास मेकअप आता है पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का, डॉटर जनरेशन का, उसकी ट्वाइस कॉपीज होती हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 4 जेनेटिक कॉम्बिनेशंस ये मिले हैं, 4 ही मुझे ऊपर भी मिलेंगे। तो किसी एक को मैं यहाँ पे मेल पेरेंट और दूसरे को फीमेल पेरेंट जो है वो कंसीडर कर लूंगी यहाँ पे गैमेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाने के गैमेट्स का, और मुझे इस तरह से 9 जेनेटिक कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मिलनी है। अगर मैं इसको काउंट करूं तो फिर उसमें से देखो एक चीज याद रखनी है आपने, अगर आपके पास कैपिटल आर है तो आप उसको राउंड गिनेंगे। कैपिटल वाई है तो आप उसको येलो कलर लेंगे। अगर आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर भी है तब भी आप उसको राउंड गिनेंगे, और अगर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तब भी हम उसको येलो ही लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास स्मॉल आर है तो आप रिंकल्ड लेंगे, और अगर आपके पास स्मॉल वाई है तो आप ग्रीन लेंगे। इसके बेसिस पे मैंने ये सारी कॉम्बिनेशंस टर्म की काउंटिंग की है। तो आफ्टर काउंटिंग व्हाट आई फाउंड की राउंड येलो मेरे पास 9 है। ठीक है बेटे, राउंड है पर ग्रीन है, वो मेरे पास कितने हैं? 3 है। रिंकल्ड और येलो है तो दैट इज ऑल्सो 3, एंड रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ मेरे पास एक है। देखो ये लास्ट वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये कैसा है? रिंकल्ड ग्रीन है। और इसके अलावा मेरे पास रिंकल्ड येलो, देखो ये वाला स्मॉल आर रिंकल्ड है पर येलो है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए दिस इज आल्सो रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, इसके अलावा देखो ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकल्ड येलो। ठीक है, इसी तरह से 3 मैंने राउंड ग्रीन यहाँ से ढूंढ लेने हैं। तो राउंड ग्रीन देखो ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह से 2 और ढूंढ लेंगे तो 3 मेरे पास राउंड ग्रीन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 of these characters, round green and wrinkled green, they are not present in the parent generation, so they are the non-parental characters. Okay बेटे, तो this much we have complete today, so you read it on the same day. Okay, तो जो भी काम दिया जाता है आपने उसको टाइम पे करना है। No excuse are welcome. You are the responsible children, so you must have to do the work whatever is assigned to you. So those students who have not complete assignment, do it as fast as possible and then show me that you have done your work. Okay बेटे?